तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अध्याय 6 का जो प्रश्नावली 6E का स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं। उसके लिए प्रश्नावली 6E के जो सभी प्रश्नों को हल करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रमेय है, वो है अपना पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम विपरीत प्रक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको समझने के साथ साथ इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, और इसका विलोमतः जो है उस प्रमेय को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, हालांकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको तो आप लोग बहुत पहले से ही क्लास 7th के लेवल से ही आप उसको पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, चिल्लाते आ रहे हैं। कोई भी कहता था कर्ण का वर्ग, तो आप तो कहते कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये सबको मालूम है। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को प्रूव करके देखेंगे कि क्या वाकई में समकोण त्रिभुजों पर यह सत्य होता है। तो आइए देखते हैं। तो ऑलरेडी हमने लिख लिया है कि प्रमेय 9 और प्रमेय 9 यह है डॉक्टर मनोहरे के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नावली 6 या अध्याय 6 का 9वां प्रमेय है, प्रमेय 9, और इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। बहुत फेमस प्रमेय। ठीक है, कभी फिजिक्स में उपयोग हो जाएगा तो मैथ में तो ऑलरेडी होता ही होता है। ठीक है, फिजिक्स में भी उपयोग, यानी साइंस में भी बहुत बड़े पैमाने पर इसका जो है उपयोग है ये होगा, पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुजों पर जो लागू होता है। ठीक है, जो पढ़ेंगे आप लोग वो चैप्टर क्या नाम है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में जितना आप tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पढ़ते हैं, ठीक है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पढ़ते हैं, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण पढ़ते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के जो त्रिकोणमिति पर आधारित समकोण त्रिभुजों पर लागू होने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए आवश्यक होता है कौन, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप इस बात से आकलन कर सकते हो कि यह प्रमेय कितना ज्यादा यूजफुल है मैथमेटिक्स एज वेल एज साइंस यानी कि फिजिक्स में। बोलो बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका कथन क्या है उस कथन को मैं लिखता हूं। देखिए, क्लियर, ये है पाइथागोरस प्रमेय का कथन, और वो क्या है एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का जो स्क्वायर है, वर्ग है, त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यहां से एक बात और स्पष्ट होता है बच्चों कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। तो ABC हमारे पास समकोण त्रिभुज है, और इसमें हम मान लेते हैं जो कोण B है ये क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण। समकोण मतलब जिसका अंश माप कितना है, 90 अंश है। ठीक है, तो ये दिया है और हम लिखते हैं कि दिया, सिद्ध करना है। यहां लिख लेते हैं हम सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, कि 90 अंश के सामने वाली भुजा, चाहे जैसे बने हुए हो समकोण त्रिभुज, आप देखना 90 के सामने वाली भुजा कौन है। तो यहां 90 डिग्री एंगल जो है इसके ठीक सामने वाली भुजा है AC। कौन है, AC, यानी कर्ण कौन होगा बच्चों, AC। तो AC का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा AC का वर्ग, शेष दोनों बची हुई भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो शेष भुजा कौन बच रहा है, AB, इसका वर्ग, और दूसरी भुजा BC, इसका वर्ग। इन दोनों के वर्गों का योगफल जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो ये बात हम लोग को प्रूव करना। चलिए अब यहां से कुछ लेते हैं रचना, रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो बिंदु B है जिस पर कोण 90 अंश बन रहा है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे। ठीक है, तो B से AC पर लंब एक खींच लेते हैं, और इस लंब का कुछ नाम दे दीजिए, मान लिया जाए BM दे दिया। क्या दे दिया, BM दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या लिखा, BM जो है लंब, ये उल्टा T किसका संकेत है, लंब का। BM जो है लंब खींच लिया किस पर, AC पर। ठीक है, तो हमने लिखा कि BM लंब AC खींचा, मतलब कि ये
लंब, लंब मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, एक बात जो आप लोग ध्यान में रखिएगा वो ये मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। अब इस ABC जो प्राचीन इतिहास है, इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध अर्थात पाइथागोरस प्रमेय का वो क्या है? तो हुआ क्या था बेसिकली, 90 अंश के ठीक सामने वाला जो भुजा है जिसको आप कर्ण कहते हो, इस कर्ण पर एक वर्ग बनाया गया। वर्ग आप जानते हैं, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती, मतलब कि AC जितना लंबा है उतना ये भी है, उतना ये भी है, उतना ये भी है, इनके विकर्ण भी बराबर है, प्रत्येक कोण समकोण है। यानी 100 बात की एक बात कि कर्ण AC पर एक वर्ग बनाया गया यानी चतुर्भुज बनाया गया, ठीक है। और इसी तरह से भुजा AB पर भी क्या किया गया, एक चतुर्भुज यानी वर्ग बनाया गया, और BC भुजा पर भी क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। यानी कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर क्या बनाए गए बच्चों, वर्ग बनाए गए। अब इस वर्ग का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका भी कुछ न कुछ क्षेत्रफल हो गया। तो गणितज्ञों ने क्या देखा, मुख्य रूप से पाइथागोरस प्रमेय जैसे गणितज्ञों ने क्या देखा कि जितना समकोण, एक नहीं है अनेक समकोण त्रिभुज बनाते थे वो लोग, और कर्ण पर वर्ग बनाते थे, और दोनों भुजा यानी समकोण त्रिभुज बनाते थे, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर इस तरह से वर्ग बनाते थे, लंबाई छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा कर करके समकोण त्रिभुज बनाते थे, और प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाते थे, और वर्ग बना करके उसके क्षेत्रफल को नापते थे। क्या करते थे, क्षेत्रफल को मापते थे। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल नापते थे, इसके क्षेत्रफल को नापते थे, इसके भी क्षेत्रफल को मापते थे। होता क्या था उनके साथ कि जितना समकोण त्रिभुज बनाए, जितना वर्ग बनाए, हमेशा इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कर्ण पर बने हुए वर्ग का जो क्षेत्रफल आता था ना, वह क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता था। जैसे अगर यहां 10 आता था तो यहां पर या तो 5 आ जाता था, तो यहां भी 5 आता था। अगर यहां पर 8 आता था तो यहां पर 5 आता था, तो यहां पर 3 ही आता था। यानी इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कर्ण पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होते थे। तब उन्होंने कहा कि भैया कर्ण पर बने हुए जो वर्ग हैं उसका क्षेत्रफल त्रिभुज की दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। यानी इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसकी भुजा, इस वाले वर्ग का भुजा कौन है, AC, इसका वर्ग बराबर ये इस वाले वर्ग की भुजा AB है तो AB का वर्ग, और प्लस इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे, इसकी भुजा BC है, BC का वर्ग। तो कहने का अर्थ ये होगा, भुजा आप लोग सीधे रटते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता तो सीधे हम कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कहानी का सारांश समझ में आया? अब चलो हम लोग इसी को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो रचना हमने कर लिया है, ठीक है। अभी मैंने जो बातें आप लोग को बताया समझाया वो बात समझ में आ गई। तो चलिए, समय बर्बाद कर रहे हैं बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो अब यहां पर बच्चों हम उपपत्ति लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं उपपत्ति, और वो क्या है उसको देखिएगा आप ध्यान से। हम अगर इस त्रिभुज में हम बात करें, ये एक त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज AMB, तो मैं लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज AMB तथा, ठीक है, ABC में कुछ बात समझ में आया? ये छोटा वाला त्रिभुज AMB समकोण त्रिभुज है ना, और बड़ा वाला त्रिभुज ABC, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। अच्छा, मैं अगर कहूं कि कोण AMB
ए एम बी बराबर होगा कोण ए बी सी। ए बी सी क्यों बराबर होंगे भैया? क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। तो इस छोटे से त्रिभुज में ए एम बी यानी कि ये वाला कोण 90 अंश और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में टोटल कोण बी 90 अंश बराबर। चलो अब यहां पर देखो, ये जो कोण ए है ना, कोण ए बराबर कोण ए कौन है? बोलो। दोनों त्रिभुजों का ये कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है बाबू। छोटे वाले त्रिभुज का भी ये कोण है, बड़े वाले त्रिभुज का भी ये कोण है। तो आपको मालूम है अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो हम समरूपता, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण, ये वाला कोण यानी एक एंगल, ये वाला कोण यानी कि दूसरा एंगल, अगर किसी दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं, ठीक, दो कोण बराबर हैं, तो समरूपता की कसौटी ए से वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो हम लिखते हैं अतः ए नियम से, ए नियम मतलब समरूपता के ए नियम से जो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज ए एम बी जो है वो समरूप होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी के। कुछ बात समझ में आया? ठीक है। अब छोटा वाला ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया है, ठीक है। छोटा वाला ये त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, और अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो हम लिखते हैं अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी लल्ला? समानुपाती होंगी, ठीक है। समानुपातिक या समानुपाती होंगी यानी एक ही अनुपात में होंगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा एंगल की थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। यहां 90 अंश के सामने वाला कोण ए बी है और इसमें 90 वाले के सामने वाला कोण ए सी है। इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात, यहां पर इस कोण के सामने वाला ए बी भुजा है, इसी में इस कोण के सामने वाले भुजा बी सी है, ठीक है। और ये वाला जो कोण होगा ना, ठीक है, ये वाला जो कोण होगा ना त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। समझना, थोड़ा सा समझना। अरे बाबू ये 90 अंश का कोण, ये टोटल 90 अंश का कोण, ठीक है। तो दो कोण बराबर, ये दोनों का उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज की ये जो छोटा वाला कोण अगर ये यक्ष होगा तो बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण क्या होगा? यक्ष, ठीक। दो कोण बराबर तो तीसरा तीसरे के बराबर, ठीक है। अच्छा अब समझो जी, देखो यहां पर मैं लेता हूं छोटे वाले त्रिभुज में यक्ष के सामने वाला भुजा कौन है? एम, ठीक है, बोलो। अच्छा बड़े वाले त्रिभुज में छोटे यक्ष के सामने वाला कौन है? ए बी है। नहीं समझे? छोटे वाले त्रिभुज में कोण यक्ष के सामने वाली भुजा कौन है? ए एम। बड़े वाले त्रिभुज में कोण यक्ष के सामने वाली भुजा कौन है? ए बी बराबर, ठीक है। अब छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन है? बोलो। 90 अंश के छोटे त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा ए बी है बटा बड़े वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाला कोण कौन है? बड़े वाले त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कौन है? ए सी है। समझ में आ गया? तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तिरछा गुणा कर दो। ए बी का ए बी में क्या होगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुणे ए एम। तो ये लिख सकते हैं हम ए एम गुणे ए सी। समझ में आया? चलो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। आइए इधर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। समझो ये थोड़ा सा आकृति गंदा हो गया है, अब इसको मैं फिर से यहां बना लेता हूं, कोई दिक्कत? चलो इसी को फटाफट ये बना लेते हैं। ये 90 अंश का क्या नाम है इसका? ए बी सी, ठीक है। तो बेटा इसी आकृति को हम लोगों ने अब यहां बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए, स्वच्छता से समझ में आए, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको मैंने यहां बना लिया। अब देखो समझो,
अब जिस तरह से इस छोटे वाले, इधर के छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में कल्पना किए थे, उसी तरह से हम लोग इधर छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में कल्पना करेंगे। ये 90 डिग्री है, कोई शक नहीं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, कोई शक नहीं। यह दोनों त्रिभुजों का क्या है बच्चों, इस वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज एबीसी का उभयनिष्ठ कोण है कि नहीं है। तो डायरेक्ट हम कह दें कि ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं इसी प्रकार ये छोटा वाला त्रिभुज, इसका क्या नाम दे, BMC, समकोण त्रिभुज BMC समरूप होगा बेटा बड़ा वाला त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC बरोबर। तो अगर समरूप है ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तो इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी कि नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी आरिफ शेख, होंगी ना। चलो इधर देखो, लिखते हैं, अतः अब समझो भैया, अब समझो, अगर ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, अगर यहां पर 90 अंश के सामने वाली भुजा हम ले लें, 90 छोटे वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन, BC, तो बड़े वाले त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन, AC बराबर, समझ गए। तो ये वाला देखो, ये दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है। छोटे वाले त्रिभुज का ये जो कोण बचा, अगर ये इसको हम y कह दें, तो बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण क्या होगा, y होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण 90 अंश, बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण 90 अंश, एक कोण बराबर हुआ। ये दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण हो गया, छोटे वाले का भी है और बड़े वाले का भी है, ठीक है। और छोटे त्रिभुज का ये कोण हो गया कितना, जितना होगा उतना ही बड़े वाले त्रिभुज का ये तीसरा कोण भी तो होगा। अब समझो, तो यहां 90 के सामने वाला BC भुजा, इस बड़े वाले त्रिभुज में 90 के सामने वाला AC भुजा मैंने ले लिया। अब छोटे वाले त्रिभुज में Y के सामने वाली भुजा ले लीजिए MC, ठीक है, Y के सामने वाली भुजा MC, और इसमें Y के सामने वाली भुजा BC, होगा कि नहीं होगा। तिरछा गुणा कर दो, BC का BC में गुणा करो BC स्क्वायर, AC का MC में गुणा करो MC गुणे AC, होगा कि नहीं होगा बच्चों। अच्छा जी, ये लो, अब इसको, ये जो आया है हमारे पास, इसको मैं कह देता हूं समीकरण संख्या 1 और इसको मैं कह देता हूं समीकरण संख्या 2, ठीक है। तो अब मैं यहां से लिखूंगा समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ेंगे बच्चों, तो बाएं पक्ष में बायां और दाहिने में दाहिना, ये समीकरण 1 का बायां पक्ष AB स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे समीकरण 2 का बायां पक्ष BC स्क्वायर बराबर, ठीक है। दाहिने पक्ष में आइए, AM गुणे AC, AM गुणे AC, जोड़ेंगे समीकरण 2 का दाहिना पक्ष MC गुणे AC, होगा कि नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छी बात, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, AC दोनों में समान है, ठीक है, सर्वनिष्ठ है, मैसे है, तो वो हो जाएगा बच्चों कॉमन। जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ AM और प्लस MC। अब थोड़ा सा आकृति को देखकर बताइए, AM प्लस MC, A से M और प्लस M से C, यानी इतनी लंबाई में जब इतनी लंबाई जोड़ोगे तो टोटल लंबाई कितना मिलेगा, यानी कि AM और प्लस MC, ठीक है। अगर AM में जोड़ दें किसको, MC को, तो टोटल लंबाई मिल जाएगी बेटा क्या, AC, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहां आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, ये AM प्लस MC की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, AC लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुणे AC, क्या हो जाएगा, लो जी, बोलो बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। इस तरह से आपने देखा कि समकोण त्रिभुज ABC में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण है, उसका स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के
वर्गों के योगफल के क्या हो गया, बराबर। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इसी को हम लोग रट्टा लगाए हुए है क्या, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आइंदा लागू हो अगर तो आइंदा जरूरत पड़े अगर तो यही बात ध्यान में रखना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके विपरीत प्रमेय की ओर चलते हैं। तो चलो प्रमेय 9 अर्थात पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ने के बाद अब हम उस पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कथन की जानकारी प्राप्त करते हैं जो प्रमेय 10 में निहित है। और वो क्या कहा गया है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है बच्चों, कि जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। ये तब होगा जब त्रिभुज कैसा होगा, समकोण। और यदि कहीं ऐसा आपको मिल गया कि अगर किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक भुजा का वर्ग, कितने, एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया, तो इसका मतलब यह है कि वह भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं, मतलब वह त्रिभुज समकोण होगा। ठीक है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कितना होगा, कितना होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उस कथन को हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिख लिया, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कथन, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या हो बच्चों, बराबर हो, तो पहले भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, मतलब 90 अंश होगा। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। बोलो बात समझ में आया? आइए थोड़ा सा इसको भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें जो दिया है वो क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लेते हैं एक इस तरह से एक त्रिभुज है। अभी हमको मालूम नहीं है बच्चों की समकोण है कि नहीं है, समकोण इसी को प्रूव करना है। ठीक है, हम बस वैसे बना रहे हैं कि हो ना हो इसमें एक कोण समकोण हो। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूं, ये नाम दे देता हूं ABC। हमारे पास यह एक त्रिभुज है, हमको मालूम नहीं है कि यह त्रिभुज समकोण है या नहीं, अज्ञात मान करके हमने किया है। अब इसमें दिया है इस त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो मान लिया जाए कि एक भुजा AC है, एक भुजा कौन है, AC है, इसका जो वर्ग है बच्चों, ठीक है, AC का जो वर्ग है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। यानी AC का वर्ग जो है वह AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के योगफल के बराबर, यह हमको दिया गया है। यही तो कहा गया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो अब हमको प्रूव करना है कि इस भुजा AC के सामने वाला यह जो कोण है ये क्या है, समकोण। हमको प्रूव करना बच्चों, हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो आइए इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन रचना कर लेते हैं। रचना करने में हम क्या करेंगे ना, एकदम देखना, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। रचना करने में बच्चों हम यही करेंगे कि जिस तरह से यह त्रिभुज बना है ना उसी तरह का एक त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन वह त्रिभुज हम बनाएंगे समकोण PQR। एक त्रिभुज हम बना लेंगे जिसमें वह त्रिभुज ऐसा होगा कि ये हमको पता है कि ये कोण 90 अंश। एक बात और, ऐसे त्रिभुज PQR की हम रचना करेंगे जो कि समकोण होगा तथा PQ की लंबाई AB के बराबर होगा, PQ की लंबाई AB के बराबर होगा और BC की लंबाई QR की लंबाई BC के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां रचना में वो बातें मैं लिख ले रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं, देखिए हम एक त्रिभुज PQR की
रचना, क्या रचना करते हैं, रचना करते हैं, जिसमें कोण Q बेटा 90 अंश का है तथा ठीक है, तथा PQ की जो लंबाई है वो AB के बराबर है, PQ की लंबाई AB के बराबर है, ठीक है, और जो QR की लंबाई है ना वह BC के बराबर है, ठीक है, BC के बराबर है। तो ये PQ की लंबाई AB के बराबर और यह QR की लंबाई BC के बराबर है, ठीक है। अब देखो, लीजिए उपपत्ति प्रूफ लीजिए और पहुंचाइए इन्हें इनके शिखर मान पर, ठीक है। देखो, हमको ये मालूम है कि ये हमारा जो त्रिभुज PQR है ये समकोण है कि नहीं है? तो मैं लगाता हूं बेटा ये समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में दिख रहा है बच्चों, समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, वही प्रमेय जिसको हमने अभी थोड़ा देर पहले प्रूव किया, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों? समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जिसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, उस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन? PR, ठीक है। तो PR का जो वर्ग है, PR का वर्ग है ना, उसकी बात छोड़ो, उसको भूल जाओ फॉर सम टाइम। सबसे बड़ी भुजा PR का वर्ग शेष दोनों भुजाओं PQ का वर्ग और प्लस QR का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योगफल का बराबर हो गया। यानी PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर सबसे बड़ी भुजा PR का वर्ग। बोलो, बात सहमत है इस बात से? बोलो। अब देखो, अब ठीक है। अब यहां पर PQ किसके बराबर है? यहां पर देखो PQ किसके बराबर है? तो जहां PQ है वहां मैं लिख सकता हूं क्या? AB का स्क्वायर प्लस जहां QR है वहां मैं लिख सकता हूं BC का स्क्वायर बराबर क्या? PR का स्क्वायर। अच्छा जी, इसको अब यहीं पर बंद करो और जो आप लोग को दिया है उसके बारे में सोचो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक समीकरण हो गया, मान लिया इसको समीकरण नंबर 1, और इसको भी लिख लीजिए यहीं पर। उसको मैं लिख देता हूं AB का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, और इसको मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। और ये हमको कहां से मिला? ये दिया है। ये हमारे पास कहां से मिला बाबू? ये दिया गया। अब बताओ, इन दोनों समीकरणों के बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए और जवाब दीजिए कि इन दोनों समीकरणों में बायां पक्ष बाएं के बराबर है कि नहीं है? नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? बायां पक्ष बाएं के बराबर है कि नहीं है? तो अगर किसी दो समीकरण में बायां बाएं के बराबर है तो दाहिना दाहिने के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर सीधी सी बात में मैं लिख सकता हूं बच्चों कि AC का स्क्वायर PR के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से जो दाहिना है दाहिने के बराबर, यानी AC का स्क्वायर जो है PR के बराबर, PR के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों पक्षों का वर्ग है तो क्या ले लेंगे? वर्गमूल अगर कर देंगे या वर्गमूल लेने पर वर्ग खत्म हो जाएगा, मतलब AC जो है बच्चों वो PR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस बात से हमको क्या निष्कर्ष निकला, समझो। इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का मिलान कीजिए। PQ AB के बराबर, रचना से ये, ठीक है। देखो PQ AB के बराबर, QR BC के बराबर, QR BC के बराबर, और अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि AC जो है बच्चों वो किसके बराबर? PR के बराबर। मतलब इन दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है? तो हम लिखते हैं अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं
क्या है, समान है। क्या है लल्ला, समान है। अतः यस 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 सर्वांग समता से, किससे लल्ला, सर्वांग समता की कसौटी यस यस यस, साइड साइड साइड, भुजा 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 से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी जो है क्या होगा बेटा, सर्वांग सम। ये समरूप का चिन्ह नहीं है, किसका चिन्ह है, सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में आया, मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी है, यह पी क्यू आर के क्या हो गया लल्ला, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब लगभग सभी अंग समान। और यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी संगत अंग बराबर होते हैं, यानी भुजा भुजा के बराबर और संगत कोण के बराबर। तो अतः हम लिख सकते हैं कि इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। कोण क्यू का संगत कोण कौन होगा, अतः कोण बी का संगत कोण कौन होगा, क्यू होगा। और कोण बी बराबर कोण क्यू हमको मालूम है कितना, 90 अंश। तो इस तरह से हमारे पास ये आ चुका बच्चों कि कोण बी जो हम पहले हमको मालूम नहीं था कि ये कितना अंश होगा, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया है कि ये भी कितना होगा। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो उस पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण यानी कि 90 अंश होगा। अर्थात ये भी आप लिख सकते हो कि वह जो त्रिभुज है वो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समकोण होगा। क्या होगा लल्ला, समकोण त्रिभुज होगा। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की, ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से याद रखेंगे दोनों प्रमेय को। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। और इसके विपरीत या विलोम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। चलो एक एग्जांपल यहां पर देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। हम आपसे पूछें, कहें बताओ बेटा ये जो तीनों भुजाएं हैं यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है। ठीक है, तो आइए देखो, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5, तो उसका वर्ग करो। सबसे बड़ी भुजा लो, उसका वर्ग बराबर जो दोनों बच रही हैं उसका वर्ग प्लस उसका वर्ग। ठीक है, तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग, ठीक है, तो 25 बराबर 16 9 25। अब बताओ बायां पक्ष दाहिने के बराबर है कि नहीं है, यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है कि नहीं है। तो प्रमेय संख्या 10 यानी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से अगर एक भुजा का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया, अर्थात वह भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। अब बोलो बात समझ में आया। चलिए, तो इसी तरह से प्रश्नावली 6E में क्वेश्चन आप लोग के उपस्थित है बच्चों। आप लोग की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इन प्रमेयों का इस्तेमाल करके प्रश्नावली 6E के कुछ क्वेश्चन आप लोग जरूर हल कीजिएगा। ठीक है।